साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, लोक प्रशासन की यूनिट नंबर सेकंड, जो लोक प्रशासन की यूनिट नंबर सेकंड है और उसके जितने भी प्रश्न हैं आज तक परीक्षा में पूछे गए हैं, उनकी 150 प्रश्नों की एक प्रश्नमाला है। इस पूरी प्रश्नमाला को आप अगर संतुष्टिपूर्वक अच्छे से लर्न कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, तो आपके 4 से 5 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब 5 से यानी 8 से 10 प्रश्न, आप 8 से 10 नंबर का प्रश्न यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो पूरी वीडियो को आप ईमानदारी से देखेंगे, निश्चित रूप से आपको पूरी वीडियो समझ में आएगा। और वीडियो के अंत तक जरूर आना और पूरे प्रश्नों को जरूर देखें कि जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो उनको समाहित किया गया है लोक प्रशासन की यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। लोक प्रशासन की जो विचारधाराएं और सिद्धांत हैं उससे संबंधित है ये। तो 4 से 5 प्रश्न निश्चित रूप से यहाँ से मिलेंगे और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 समझ गए होंगे। तो 8 से 10 नंबर यहाँ से मिलने की पूरी संभावना है। अब तक हमने डेस्क्रिप्टिव यूनिट को समझाया था, आज इसकी प्रश्नमाला है। तो पहले प्रश्न नंबर 1, वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक कौन था? जो वैज्ञानिक प्रबंध शब्द, जो वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले लुईस ब्रेंडिस ने किया था 10 में, यानी 1910 में सबसे पहले लुईस ब्रेंडिस ने इसका प्रयोग किया था। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है पेपर में। तो लुईस ब्रेंडिस ने किया था, जबकि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक हैं टेलर, FW टेलर माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इसे देख लीजिए एक बार, थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ आपको मैं। संगठन की परंपरागत विचारधारा के अनुसार कार्मिकों को माना गया है। तो कार्मिकों को माना गया एक आर्थिक मनुष्य। जो संगठन की जो परंपरागत विचारधारा है उसके अनुसार का आर्थिक मनुष्य माना गया है। ठीक है, तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत का जनक किस प्रशासनिक चिंतक को माना जाता है? तो यह है प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत का जनक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उर्विक, टेलर, हेनरी फ्यूल और साइमन। तो तीसरे का हो जाएगा हेनरी फ्यूल, यानी प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत। देखिए, हेनरी फ्यूल के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था, क्लासिकल जो सिद्धांत था वो दिया गया था। तो प्रशासनिक सिद्धांत क्लासिकल सिद्धांत को ही कहा जाता है, ध्यान रखें आप इस बात को। अब देखेंगे चौथा प्रश्न है, टेलर से पूर्व वैज्ञानिक प्रबंधन पर कार्य करने वाले व्यक्ति। तो ये सभी थे, ठीक है, सभी ने काम किया था। और क्वेश्चन नंबर है 5वां, संगठन में कामचोरी के लिए सोल्डरिंग शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये मैं आराम से बता चुका हूँ आपको, ये किया था FW टेलर ने। तो आंसर हो जाएगा 3 इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, रूल ऑफ थंब का संबंध किससे है? रूल ऑफ थंब का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा टेलर से। क्लियर है? तो 7वां प्रश्न देखिए, टेलर द्वारा अभिव्यक्त उक्त कथनों में से सही वाक्य को का चुनाव करें। जो टेलर का जो सही कथन है उसका चुनाव करें। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका, देखिए निश्चित रूप से सभी कथन टेलर के सही हैं, ये तो सभी सही हैं, इनको पढ़ लेना। संगठनात्मक समस्याओं का विश्लेषण और समाधान वैज्ञानिक पद्धति से संभव है। और एक दूसरा पॉइंट है, कार्य कर्मचारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और वह कार्मिक अच्छा है जो कार्य प्रारंभ नहीं करता बल्कि प्रबंधन के आदेश की प्रतीक्षा करता है और प्रत्येक कार्मिक का आर्थिक लाभ से अभिप्रेत होता है। तो ये सारे ही बिंदु इसके लिए सटीक हैं और ठीक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, देखिए फिर आया वो मानसिक क्रांति। तो ये 100% पेपर में पूछा जाएगा कि मानसिक क्रांति के जनक कौन है और मानसिक क्रांति की अवधारणा किसने दी थी? तो मानसिक क्रांति की अवधारणा भी टेलर ने दी थी। किसने दी थी? टेलर ने। और मानसिक क्रांति की इस अवधारणा को देने वाला व्यक्ति कौन था? मैफरलैंड। समझे क्या? मैफरलैंड ने बताया था इस संबंध में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, FW टेलर द्वारा कार्यात्मक फोरेंसिक के तहत एक कार्मिक को कितने लोगों के निर्देश प्राप्त होते हैं? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने लोगों के निर्देश प्राप्त होते हैं? 8 लोगों के। आंसर हो जाएगा 4th इसका। प्रश्न नंबर 10 है, देखिए टेलर के अनुसार संगठन में व्यवस्थित सोल्डरिंग के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी था? तो किसको उत्तरदायी माना था इसने? तो इसने जो उत्तरदायी माना था वो माना था प्रबंधक को। जो प्रबंधक था वो सोल्डरिंग का उत्तरदायी माना था कि सोल्डरिंग का मतलब है कामचोरी, कामचोरी होने के पीछे प्रबंध जिम्मेदार होता है, ऐसा इनका मानना था।
क्वेश्चन नंबर 5वां है, टेलर के कार्यात्मक फोरेंसिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा वर्कशॉप लेवल पर नहीं है? जो वर्कशॉप लेवल पर इनका सिद्धांत नहीं था वो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कारखाना अनुशासक। जो कारखाना अनुशासक है ये फॉरेंसिक पर नहीं आता है, जबकि ये स्पीड बॉक्स, गैंग बॉक्स और निरीक्षक ये सब कार्बन फॉरेंसिक पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां है, देखिए निम्न में से कौन सा टेलर से संबंधित नहीं है? समय अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, गति अध्ययन और अपवाद का सिद्धांत। तो 12वें में हो जाएगा 2, सामाजिक जो अध्ययन ये इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैज्ञानिक प्रबंध से जुड़े किस प्रशासनिक चिंतक ने टास्क बोनस, देखिए मैंने इसकी ट्रिक बताई थी जब मैंने पढ़ाया था आपको, टे फॉर टास्क और गेंट में टे आ रहा है, तो इसका हो जाएगा जॉर्ज SL गेंट हो जाएगा। तो 13वें का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा 13वें का। तो अगला देखेंगे 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन देखिए, कार्य के दौरान होने वाली अनावश्यक गतिविधियों को दूर करने के लिए प्रवाह प्रक्रिया चार्ट किसने दिया था? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था, मैंने पीछे भी इसके बारे में बहुत चर्चा की थी। तो ये दिया था गिलब्रेथ ने, जो गिलब्रेथ दंपत्ति था इसने दिया था। ये इसके समर्थक हैं सारे, कुक भी है, इमर्सन भी है ना, टेलर के समर्थक हैं सारे। अब देखेंगे निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक का तंत्र कुशलता तंत्र कहलाता है? तो ये देखिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है, H इमर्सन हेरिंगटन ने जो दिया था वो कुशलता तंत्र दिया था। 15 में 2 हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इस तरह आपको क्या है ध्यान रखने, मैं पीछे इन सबको बता चुका हूँ। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसकी कृति है? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये किसकी कृति है? तो ये है FW टेलर की, यानी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये FW की कृति है, पुस्तक है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से बंद मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो बंद मॉडल यानी जितने भी सिद्धांत थे, चाहे वो नौकरशाही सिद्धांत है, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत है या क्लासिकल सिद्धांत है, ये सभी बंद प्रबंधन सिद्धांत पर लागू थे, लेकिन मानव संबंधी सिद्धांत बंद मॉडल पर आधारित नहीं था। ध्यान रखें इस बात को। अगला क्वेश्चन है 18वां, मैक्स वेबर प्राधिकार के प्रकार कितने बताए हैं? देखिए प्राधिकार का मतलब होता है सत्ता, तो सत्ता के कितने प्रकार बताएं? तो जैसे आपको सत्ता नहीं पता था तो आज पता लग जाएगा कि प्राधिकार को ही, सत्ता को ही प्राधिकार बोलते हैं। तो प्राधिकार या सत्ता के कितने प्रकार बताएं मैक्स वेबर ने? 3। तो कौन कौन से बताएं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो 3 जो बताए हैं वो बताएं, परंपरावादी परंपरावादी एक, और दूसरा होता है चमत्कारिक या करिश्मावादी दूसरा हो गया, और तीसरा था वैज्ञानिक या इसे बोला गया है वैज्ञानिक या कानूनी। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 19, निम्न में से कौन सा प्राधिकार को वेबर ने सर्वश्रेष्ठ माना है? तो जो वैधानिक था या कानूनी था इसको इसने क्या है सर्वश्रेष्ठ माना है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ इसको। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नौकरशाही शब्द का प्रयोग 1745 में कब किया था? 1745 में, यानी विसेंट डी गोरेन ने किया था। विसेंट डी गोरेन ने किया था, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन किसकी पुस्तक है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन किसकी थ्योरी है, यानी किसकी पुस्तक है ये? 21 में हो जाएगा, ये मैक्स वेबर की है। किसकी है? मैक्स वेबर की है। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22वां, निम्न में से किसने नौकरशाही की आलोचना प्रशिक्षित अक्षमता से की है? तो ये प्रश्न भी मैंने पीछे बताया है आपको। मिचलेस ने, वेबलेन ने, मियो ने और सभी ने। तो इसका आंसर क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए इसका है बेबलेन ने, यानी प्रशिक्षित अभिक्षमता कहा है नौकरशाही को। तो और मैक्स वेबर के अनुसार प्राधिकार सत्ता होती है परंपरागत, क्रास्माई और वैधानिक, ये तीनों होती हैं। पीछे मैं बता चुका हूँ, अभी इसके बारे में चर्चा की है। निम्न में से किसे संगठन की क्लासिकल विचारधारा का जनक माना जाता है? क्लासिकल यानी शास्त्रीय सिद्धांत का जनक। तो मैं अभी बताया था हेनरी फ्योल को क्लासिकल सिद्धांत का जनक माना जाता है। 24 में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 25वां, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 25 में हो जाएगा हेनरी फ्योल। कौन हो जाएगा? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। देखिए पुस्तकों के लिए मैं अलग से एक क्लास लूँगा और अलग से 40 एक पुस्तकें, ये टोटलिस्ट
जिनमें से 15 पुस्तक तो इतनी इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पेपरों में देखने को मिलती हैं। तो इन सभी पुस्तकों के बारे में मैं अलग से एक वीडियो लूँगा, आप उसका इंतजार जरूर करें। 26वां क्वेश्चन है, किस औद्योगिक उपकरण की प्रबंधकीय गतिविधियों के लिए POCCC नामक शब्द दिया था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। POCCC का सिद्धांत है, ये किसने दिया था? तो देखिए, यानी चेस्टर बर्नौड, एल्टन मियो, गुलिक और हेनरी फियोल। तो ये किसने दिया था? 26 में हो जाएगा, यानी हेनरी फियोल ने दिया था। हेनरी फियोल ने POCCC का नाम मतलब दिया था। देखिए 3 सी हैं, ये 3 सी, इन 3 सी का मतलब अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है। एक का मतलब कोऑर्डिनेशन है, एक का मतलब है कंट्रोल है, तो एक सी का मतलब क्या होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आप, है ना। तो हेनरी फ्यूल ने POCCC का सिद्धांत दिया था। इन सिद्धांतों की मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि 4P का सिद्धांत किसने दिया था, और 4S का सिद्धांत किसने दिया था, और PCCC का सिद्धांत किसने दिया था, और पोस्ट कोर्बो सिद्धांत किसने दिया था। ये इन सब सिद्धांतों के बारे में अलग से एक वीडियो जरूर आएगा आपको। देखिए, हेनरी फ्यूल ने संगठन के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? तो हेनरी फ्यूल ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए हैं? तो देख लीजिए एक बार, आपको आ जाना चाहिए था। हेनरी फ्यूल के ने 14 सिद्धांत बताए हैं या कितने बताए, देख लीजिए आप इसको। मैं पहले आपको बता चुका हूँ इन सबके बारे में। 27वां क्वेश्चन, जो 27वां क्वेश्चन है, हेनरी फ्यूल ने 14 बताए हैं। और आगे देखिए, मानवीय संबंध विचारधारा निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करती है? जो मानवीय संबंध विचारधारा है एल्टन मियो की, ठीक है। औपचारिक संगठन, लाल फीताशाही, विश्लेषीकरण और अनौपचारिक। तो देखिए इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, तो ये हो जाएगा अनौपचारिक। यानी जो अनौपचारिक जो है, अनौपचारिक जो समूह है या अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित है, ये ध्यान रखें इसको। औपचारिक नहीं करना, अनौपचारिक करना है। पेपर में आएगा 100% इससे संबंधित कोई प्रश्न। अगला क्वेश्चन 29वां, अमेरिका में संगठन की क्लासिकी विचारधारा के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। यानी अमेरिका की बात कर रहा है ये, एक तो टोटलिस्ट और एक अमेरिका। तो 29 हो जाएगा, 29 में हो जाएगा 2, मूने वे रेले। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका में क्लासिकल सिद्धांत के जन्मदाता कौन माने जाते हैं या उसका विस्तार करने वाले कौन माने जाते हैं? तो मूने और रेले। वैसे क्लासिकल सिद्धांत के जनक माने जाते हैं हेनरी फ्यूल। क्लियर? हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइन ऑफ स्टॉफ, लाइन ऑफ स्टॉफ की अवधारणा को लाया गया था। लाइन ऑफ स्टॉफ की जो अवधारणा, इसे लाया गया था चर्च से, सेना से, औद्योगिक उपक्रम से, और इनमें से कोई नहीं। तो 30 का उत्तर हो जाएगा, 30 का 3, इसे सेना से लाया गया था। लाइन और स्टाफ को कहाँ से लाया गया था? सेना से। अगला क्वेश्चन 31, निम्न में से कौन, देखो ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्थोर्न। देखिए हॉथॉर्न प्रयोग से संबंधित है। जो हॉथॉर्न प्रयोग है ये एल्टन मियो के द्वारा दिया गया था। हॉथॉर्न जो सिद्धांत है ये भी काफ़ी अच्छा सिद्धांत है। आंसर 2 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 32वां, निम्न में से किसने संगठन को सामाजिक संगठन कहा है? तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। संगठन को सामाजिक संगठन की संज्ञा किसने दी है? गुलिक ने, टेलर ने, एल्टन मियो ने और फियोल ने। तो 32 में क्या हो जाएगा? तो जरूर मुझे कमेंट करना वीडियो कैसा लगा आपको, है ना। 32 में 3, एल्टन मियो ने सामाजिक संगठन कहा है। क्या कहा है? सामाजिक संगठन। 33वां क्वेश्चन है, एल्टन मियो ने एक संगठन के कौन कौन से तत्व बताए हैं? व्यक्ति, अनौपचारिक संगठन, भागीदारी प्रबंधन और सभी। तो इसने क्या ये सभी बताए हैं एल्टन मियो ने। कितने? ये 3 ही है, व्यक्ति है, अनौपचारिक संगठन है और भागीदारी संपूर्ण प्रबंधन है। तीनों है, मैं इनके बारे में बात कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, एल्टन मियो के अनुसार रेट बस्टर से तात्पर्य है, यानी इसमें दिया गया था कि जो देखिए व्यक्ति को अत्यधिक काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक काम कर रहा है तो वो रेट बस्टर है। क्लियर? तो अब इसका उत्तर देख लीजिए क्या दे रहा है ये। उत्तर में देख लीजिए 34 है, 34वां। 34 में देखिए 34वां है, तो 3 है इसका उत्तर। देखिए, वह कार्मिक जो अनौपचारिक ढंग संगठन द्वारा तय उत्पादन मानक से अधिक उत्पादन करता है। ठीक है, अधिक उत्पादन की बात कर रहा है कि जो अधिक उत्पादन करता है वो है रेट बस्टर, और चेजलर होता है जो कम कार्य करता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे 35वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, इसे देख लेते हैं। एल्टन मियो ने मानव संबंधी सिद्धांत की आलोचना करते हुए उन्हें गाय समाजशास्त्री कहा है। एल्टन मियो के मानव संबंधी सिद्धांत की आलोचना करते हुए गाय समाजशास्त्री बताया है। वो किसने बताया? चेस्टर बर्नौड ने, यूनाइटेड ऑटो मजदूर संघ ने, हेनरी फियोल ने और प्रबंधकों ने। तो इसका आंसर 2 है। मैं पहले बता चुका हूं कि एल्टन मियो के मानव संबंधी सिद्धांत की आलोचना करते हुए गाय समाजशास्त्री बताया है इनको। तो यूनाइटेड ऑटो मजदूर संघ ने।
क्लियर है? तो ये पहले ही मैं बता चुका हूँ 35 में ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा यूनाइटेड ऑटो मजदूर, सेकंड वाला उत्तर। 36वां, निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक कहा जाता है? कौन सा दृष्टिकोण है जो व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक कहलाता है? तो क्लासिकल सिद्धांत, मानव संबंधी दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण और इनमें से कोई नहीं। तो 36 में क्या हो जाएगा? 3। व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाता है, यानी जो व्यवहारात्मक दृष्टिकोण है वो व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 37। संलयन प्रक्रिया की अवधारणा प्रस्तुत की थी। जो संलयन प्रक्रिया है इसकी अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो इसे एक बार देख लीजिए प्रश्न को। तो ये की थी आर्ग्रिस ने, यानी संलयन प्रक्रिया की अवधारणा आर्ग्रिस ने दी थी। आर्ग्रिस ने निम्न में से किसके साथ मेरी पार्कर फोलेट को संबंध किया जा सकता है? रचनात्मक मतभेद की अवधारणा, चक्रीय व्यवहार की अवधारणा के साथ और परिचक्रीय अपरिपक्वता परिपक्वता अपरिपक्वता की अवधारणा के साथ, ए और बे दोनों। तो 38वां जो है इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ, ए और बे दोनों के साथ में चक्रीय व्यवहार की अवधारणा और परिपक्व और अपरिपक्व दोनों, ए और बे। तो ए और बे का मतलब है देखो, रचनात्मक मतभेद की अवधारणा और चक्रीय व्यवहार की अवधारणा, इन दो के साथ में इसे रिलेट किया जा रहा, पहला और दूसरा, अर्थात ए और बे इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉलेट के अनुसार संगठन में मतभेद को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका क्या था? यानी फॉलेट एमपी फॉलेट एक महिला है, ये ध्यान रखें। एमपी फॉलेट के अनुसार संगठन के मतभेद को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका क्या था? समझौता, एकीकरण, प्रभुत्व और सभी। तो 39 है, 39 हो जाएगा 2 एकीकरण से। 39 क्या हो जाएगा? 2 एकीकरण बताया था उन्होंने, एकीकरण से मतभेद को दूर किया जा सकता है फॉलेट के अनुसार। तो देखिए, प्राधिकार की स्वीकृति विचारधारा देन है। जो प्राधिकार की जो स्वीकृति है ये विचारधारा किसकी देन है? एल्टन मियो की, मेरी पार्कर फोलेट की, चेस्टर बर्नौड की और आर्ग्रिस की। तो 40 में क्या हो जाएगा? 3 चेस्टर बर्नौड, यानी प्राधिकार की स्वीकृति विचारधारा किसने दी थी? चेस्टर बर्नौड ने। देखो, भागीदारी संतुष्ट संतुलन विचारधारा से संबंधित है, भागीदारी संतुष्ट संतुलन विचारधारा से संबंधित है गुलिक से, मेरी पार्क पैट्रिक से, चेस्टर बर्नौड और एल्टन मियो। तो ये किससे संबंधित है? 41 में। तो ये हो जाएगी चेस्टर बर्नौड से। देखिए, भागीदारी संतुष्ट संतुलन विचारधारा और प्राधिकार की स्वीकृति, इन दोनों का संबंध चेस्टर बर्नौड से है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याख्या सिद्धांत के अनुसार एक व्यवस्था के मुख्य घटक होते हैं आगत, निर्गत और परिवेश। ये हो जाए होगा क्या? और एक है आगत, प्रक्रिया, निगत, फीडबैक, परिवेश। तो 42 में हो जाएगा 2। तो 2 हो जाएगा इसका उत्तर, आगत, प्रक्रिया, निगत, फीडबैक और परिवेश। तो यानी सबसे बाद में है परिवेश। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार एक व्यवस्था और उसकी उपव्यवस्था के बीच पाई जाती है पारस्परिक अंतःक्रिया, पारस्परिक अंतर्निर्भरता। तो 43 का क्या हो जाएगा? 3 ए और बे दोनों, पारस्परिक अंतःक्रिया भी होती है और पारस्परिक अंतर्निर्भरता भी होती है। व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार एक व्यवस्था और उनकी उपव्यवस्थाओं के बीच पाई जाती है पारस्परिक अंतःक्रिया और पारस्परिक अंतर्निर्भरता। देखिए, अगला पॉइंट दिया गया है, समष्टि व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? जो समष्टि व्यवस्था है इससे क्या तात्पर्य है? और इससे तात्पर्य है व्यवस्था और उसके परिवेश के बीच संबंध, व्यवस्था और उसके परिवेश के बीच संबंध समष्टि व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, आदेशों का निवेतीकरण विचारधारा देन है। जो आदेशों की जो निवेतीकरण की जो विचारधारा है ये किसके द्वारा दी गई थी? एल्टन मियो की, मेरी पार्कर फोलेट की, फॉलेट की, आर्ग्रिस की। तो 45 में हो जाएगा 2, यानी मेरी पार्कर फोलेट की है ये आदेशों की निवेतीकरण विचारधारा। अब देखेंगे वैज्ञानिक प्रबंध का पिता। तो वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कौन है? मैं पहले ही बता चुका हूँ, हेनरी फोल, लुई ब्रेंडिस और E.G. रोजबर्गर और F.W. टेलर। तो 46 में क्या हो जाएगा? 4th। तो F.W. टेलर को प्रबंधन का पिता माना जाता है। और वैज्ञानिक प्रबंध निम्न में से किस पर बल नहीं देता है? जो वैज्ञानिक प्रबंध है वो किस पर बल नहीं देता है? समय एवं गति अध्ययन पर, कार्यकुशलता पर, मानवीय संबंधों पर
और कार्य प्रमाणीकरण पर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 47, अभी आपने देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव संबंधी। तो मानव संबंधी बात नहीं करता है, ये केवल कार्य की बात करता है कि अधिकतम उत्पादन किस तरह हो सकता है, मानवीय धाराओं पर, मानवीय बिंदुओं की तो उपेक्षा करता है। तो और ये मानवीय संबंध तो दिया गया था एल्टन मियो के द्वारा। आगे देखिए, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है नौकरशाही। शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो ब्यूरोक्रेसी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विसेंट डी गोरेन ने। और विसेंट डी गोरेन ने इसका प्रयोग किया था एक डेस्क के रूप में, और इन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ चल रही एक बीमारी है। ठीक है, तो 48 में जो है वो एक हो जाएगा। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का संबंध है, नौकरशाही का संबंध है परंपरागतता से, विवेक संगत से, चमत्कारी सत्ता से और सूत्र सत्ता से। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का संबंध है, तो वो क्या है, विवेक संगत सत्ता से। 49 और 49 हो जाएगा 2, विवेक संगत सत्ता से है, इससे माना गया है। क्लियर है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 50। संगठन के शास्त्रीय दृष्टिकोण का संबंध मुख्य रूप से, संगठन के शास्त्रीय दृष्टिकोण का संबंध मुख्य रूप से मानव की भूमिका से, अभिप्रेरणा से, अनौपचारिक संगठन से और कार्य के विभाजन से। तो 50 में क्या हो जाएगा 4, कार्य के विभाजन से है। संगठन के शास्त्रीय दृष्टिकोण का संबंध मुख्य रूप से कार्य के विभाजन से। किससे भैया? कार्य के विभाजन से। हाथोर्न प्रयोग निम्न में से किस दृष्टिकोण को जन्म देता है? जो हाथोर्न जो प्रयोग है निम्न में से किस दृष्टिकोण को जन्म देता है? पारिस्थितिकीय, व्यवहारवादी, मानव संबंध और व्यवस्था। तो 51 में हो जाएगा मानव संबंध, यानी जैसे एल्टन मियो का सिद्धांत है ना, हाथन यानी हाथोर्न प्रयोग, तो ये मानव संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 52, 52वां। लोक प्रशासन वे यानी लोक प्रशासन समस्त क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, लोक प्रशासन में वे समस्त क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका उद्देश्य आधिकारिक सत्ता द्वारा निर्धारित लोक नीतियों की पूर्ति या उनके क्रियान्वयन से है। परिभाषा किस लेखक की है? तो 52 में हो जाएगा, ये एल डी वाइट की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? एल डी वाइट की। 53 है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण निम्न में से किस पर मुख्य रूप से बल देता है? जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो किस पर बल देता है? तो 53 में हो जाएगा 3, मानवीय तत्वों पर। जो व्यवहारवादी हैं वो मानवीय तत्वों पर क्या है, अपना बल देते हैं। तो ये अच्छा प्रश्न है। यह किसने कहा कि लोक प्रशासन सार्वजनिक कानून का व्यवस्थित एवं विस्तृत अध्ययन है? ये किसने कहा कि लोक प्रशासन सार्वजनिक एवं कानून का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन है? तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वुड्रो विल्सन। क्या हो जाएगा? वुड्रो विल्सन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध पद सोपान के सिद्धांत से है? तो पद सोपान के सिद्धांत का संबंध किससे है? 55, 55। तो ये हो जाएगा उचित माध्यम विधि से, यानी पद सोपान का मतलब है क्रमकता, पद सोपान की उचित माध्यम विधि से। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला, एक पद सोपानिक संगठन में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? जो पद सोपानिक है उसमें कौन सा नहीं पाया जाता? यानी प्रत्यायोजन, समन्वय, संचार, शीघ्र निर्णय प्रक्रिया। तो 56 में क्या हो जाएगा? तो शीघ्र निर्णय प्रक्रिया नहीं पाई जाती पद सोपान में। ठीक है। आदेश की एकता का अर्थ है, जो आदेश की एकता है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा आदेश की एकता का 57 है इसमें हो जाएगा, देखिए चौथे वाला है, एक अधीनस्थ केवल एक उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करता है। ठीक है, एक अधीनस्थ केवल एक उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करता है, यह आदेश की एकता। क्लियर। अगला है 58वां, निम्न में से किसने आदेश की एकता के सिद्धांत की आलोचना की है? आदेश की एकता के सिद्धांत की आलोचना लूथर गुलिक, हेनरी फियोल और F.W. टेलर और लिंडाल उर्विक। तो इसकी आलोचना किसने की है? तो 58 है, 58 में हो जाएगा 3, F.W. टेलर ने आदेश की एकता की आलोचना की है। क्लियर। अगला देखिए, आदेश की एकता की आलोचना F.W. टेलर। 59, निम्न में से किस तत्व पर नियंत्रण का क्षेत्र निर्भर नहीं करता? तो ये हो जाएगा 59, और 59 में हो जाएगा 2, अधीनस्थों को प्राप्त वेतन। क्या है? निम्न में से किस तत्व पर नियंत्रण का क्षेत्र निर्भर नहीं करता है? तो यह अधीनस्थों को प्राप्त वेतन। अगला क्वेश्चन देखिए 60वां है, और 60वां प्रश्न है, एक निरीक्षक अपने अधीन कितने अधीनस्थों पर प्रभावशाली नियंत्रण कर सकता है? इसकी संख्या एल उर्विक ने निश्चित की।
वह संख्या कितनी है, तो वो कितनी संख्या बताई थी एल उर्विक ने। तो ये 60वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वहाँ तो हमने बताया था कि 8 थी, तो यहाँ कितनी है 60, क्वेश्चन नंबर 60। तो हो जाएगा 3 से लेकर के 4। एक निरीक्षक अपने अधीन कितने अधीनस्थों पर प्रभावशाली नियंत्रण कर सकता है, इसकी संख्या उर्विक ने निश्चित की थी 3 अथवा 4। उर्विक के अनुसार 3 अथवा 4 है। व्यक्ति कब प्राधिकार का पालन नहीं करता, तो व्यक्ति कब प्राधिकार का पालन नहीं करता है, तो ये हो जाएगा 61, 61 में हो जाए, यानी 61 है, 61 में हो जाएगा 4। जब आदेश उसके निजी हित के अनुरूप ना हो, तो निश्चित रूप से देखिए एक, यानी व्यक्ति कब प्राधिकार का पालन नहीं करता, जब आदेश उसके निजी हित के अनुरूप ना हो। अगला क्वेश्चन है 62वां, निम्न में से कौन सा समन्वय का कार्य नहीं है। समन्वय झगड़ों को दूर करना, कार्य के दोहराव को रोकना, योग्य कर्मचारियों की भर्ती करना और साधनों के अनुरूप प्रयोग करना। तो ये तो आप समझ के बता सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 62 62 में हो जाएगा ये योग्य कर्मचारियों की भर्ती करना। तो इससे कोई मतलब नहीं, समन्वय का मतलब इससे न कोई नहीं है कि ये क्या कह रहा है कि कौन सा समन्वय का कार्य नहीं है। तो समन्वय का कार्य कर्मचारियों की भर्ती करने से नहीं है, ध्यान रखें। अब देखें क्वेश्चन नंबर, देखिए प्रश्न नंबर 63 को देख लेते हैं। निम्न में से समन्वय स्थापित करने की कौन सी विधि नहीं है। समन्वय स्थापित करने की विधि कौन सी नहीं है, 63 अभी देख रहे थे हम। तो ये हो जाएगा पदोन्नति, पदोन्नति नहीं है। प्रत्यायोजन का उद्देश्य अधीनस्थों को निम्न तत्व सौंपना, तो ये क्या है 64 में, ये हो जाएगा प्राधिकार एवं कर्तव्य। अगला है 65 में 65, पुस्तक का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो ये साइमन की, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये साइमन की पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 65। निम्न में से किसने सुझाया कि संगठनात्मक उद्देश्यों में व्यक्तिगत लक्ष्यों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, ऐसा किसने बताया था, तो ये बताया था क्रिस आर्गस ने। किसने बताया था, क्रिस आर्गस ने बताया था। अगला है 67वां क्वेश्चन, योगदान संतुष्टि साम्यावस्था की अवधारणा का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। योगदान संतुष्टि साम्यावस्था, तो ये मैं बता चुका हूं पहले भी आपको। 67 में हो जाएगा 2, चेस्टर बनरोड। किसने, चेस्टर बनरोड ने। अगला क्वेश्चन है नौकरशाही वह संगठन है जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को नहीं सुधारता, ये कथन किसका है, तो ये मैं बताया था एकम क्रोजियर का है ये, ठीक है, क्रोजियर का है ये, माइकल क्रोजियर बोलते हैं इसको। तो ये इसका कथन है क्रोजियर का, मैं पहले ही बता चुका हूँ 68 में इसको। स्टाफ सत्ता को निम्न में से किसके रूप में भेजा जा सकता है, तो किसके रूप में भेजा जा सकता है, और इसमें देखेंगे 69 69 में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए विशेषज्ञ ज्ञान आधारित सत्ता, गौण सत्ता, अंतर्निहित सत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला हो जाएगा ये ए बी सी और ए बी डी, ए बी और डी। तो इसमें सी नहीं है। निम्न में से कौन सी मैट्रिक्स संगठन की विशेषता है, जो मैट्रिक्स संगठन की विशेषता है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी 74, अधिक अच्छा संप्रेषण। मैट्रिक्स संगठन की अच्छी विशेषता क्या होगी, एक अधिक अच्छा संप्रेषण। हेनरी फ्योल के अनुसार गैंगप्लैंक एक क्या है, गैंगप्लैंक क्या है एक, ये है विप्लवकारी लाल फीतशाई को कम करने का एक तरीका। तो गैंगप्लैंक क्या है, विप्लवकारी लाल फीतशाई को कम करने का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन है 72वां, व्यवहारवादी उपागम पक्षधर है, जो व्यवहारवादी जो उपागम है वो किसका पक्षधर है, तो इसमें कूट दे रखे हैं, तो इसे देख लेते हैं एक बार। 72 72वां है और इसमें हो जाएगा 3, तीसरा है ए बी और डी, तो फिर भी इसमें सी नहीं है, तीसरा वाला नहीं है इसमें, व्यवहारवादी उपगम का पक्षधर है। तो इसमें ये तो है लघु स्तरीय विश्लेषण, क्षेत्रीय सामग्री अनुभवात्मक अध्ययन, मूल्य युक्त वैज्ञानिक पद्धति, तो निगमनात्मक तार्किकता ये नहीं है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए
कथन पर विचार कीजिए। नौकरशाही एक ऐसा संगठन है जो प्रशासन में दक्षता को अधिकतम करता है अथवा प्रशासनिक दक्षता के हित में संगठित सामाजिक व्यवहार की एक संस्थानिक पद्धति है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। तो ये हो जाएगा पहला, बलायू का। किसका है? बलायू का। देखिए प्रश्न नंबर है 74वां, 74। निम्न में से किसने सुझाव दिया कि चमत्कारिक प्राधिकार का नैतिकीकरण इस प्रकार किया जा सकता है कि चमत्कारिक नेता के दृश्य से हटने पर भी चलता रहे या चलती रहे? तो ये हो जाएगा 74। तो 74 में हो जाएगा मैक्स वेबर। निम्न में से कौन से एक को नव टेलरवाद कहा जाता है? तो नव टेलरवाद किसको कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। नव टेलरवाद तो 75 है। इसमें हो जाएगा नव लोक प्रबंध को नव टेलरवाद कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बेबेरियन नौकरशाही के प्रारूप की विशेषता क्या है? तो इसमें कूट दे रखे हैं 76, 76, क्षेत्र में दे रखा है 3। तो ए, बी और सी इसके सही हैं, बाकी इसका जो डी है वो गलत है। निम्न में से कौन सा एक पर्यवेक्षण का भाग नहीं है? कौन सा है जो पर्यवेक्षण का भाग नहीं है? 77 है 77वां। और इसमें हो जाएगा प्राधिकार का प्रयोजन, जो प्राधिकार का प्रत्योजन है वो नहीं है इसका। ठीक है, अगला है टेलर एवं फ्योल से प्रभावित गुलिक और उर्विक ने शास्त्रीय सिद्धांत को विकसित किया, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रश्न अच्छा है। 78वां अच्छा क्वेश्चन है 78 वाला। तो टेलर और फ्योल से प्रभावित होकर गुलिक और उर्विक ने शास्त्रीय सिद्धांत को विकसित किया, उसे किस नाम से जाना जाता है? परंपरागत प्रबंध सिद्धांत, सहभागी प्रबंध सिद्धांत, प्रशासकीय प्रबंध सिद्धांत और व्यावसायिक प्रबंध सिद्धांत। तो 78 में हो जाएगा 3। तो ये कहा था प्रशासकीय प्रबंध। तो जो टेलर और फ्योल से जो प्रभावित होकर के इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, फ्योल ने दिया जो सिद्धांत दिया था वो दिया था अभी हेनरी फ्योल ने जो सिद्धांत दिया था उसके बारे में हम बता चुके हैं। जो क्लासिकल सिद्धांत दिया था हेनरी फ्योल ने, तो उनसे प्रभावित होकर के प्रशासकीय प्रबंध सिद्धांत दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, प्रशासकीय प्रबंध सिद्धांत। अब देखेंगे 79वां प्रश्न 79। इसमें भी देखिए कूट दे रखा है। नीचे सूची एक को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सही सूची का विकल्प देखना है। आंतरिक जवाबदेहिता, जो आंतरिक जवाबदेहिता है इसका मतलब क्या है? नवलोक प्रबंधन। मेरे हिसाब से देखो, इधर देखो एक बार, स्वयंपरक नौकरशाही। एक बार मैं इसे देखिए यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। 79 है, 79 वाला क्वेश्चन है और इसमें हो जाएगा आंसर। देखिए पहले में तीसरा देखना, पहले में तीसरा सही है, ये ठीक है। पहले में तीसरा बिल्कुल ठीक है, पहले में तीसरा। और इसके बाद देखिए दूसरे में दूसरा, तो स्वय सेवा परक नौकरशाही, लोक चयन विचारधारा, ये भी ठीक है। और इसके बाद में देखेंगे तीसरा हो जाएगा कार्यकुशलता, मितव्ययता एवं प्रभावशीलता। तो ये क्या है? चौथा हो जाएगा, ये चौथा। और जो चौथा है यानी कुल मिलाकर इसका क्या है? दूसरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने संगठन का एक सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासन को सामाजिक प्रक्रिया के रूप में लिया है? तो ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। 80 हो जाएगा। MP फोलेट, निम्न में से किसने संगठन का एक सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासन को सामाजिक प्रक्रिया रूप लिया है? तो MP फोलेट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रतिनिधि नौकरशाही शब्द का प्रचलन किया है? तो प्रतिनिधि नौकरशाही, ये अच्छे प्रश्न है। तो ये किसने किया? रॉबर्ट मर्टन ने, एल्ब्रो मार्टिन ने और F मैग्रू ने। और ये किया था डोनाल्ड जे किंगसले ने। तो ये किंगसले ने किया है प्रतिनिधि नौकरशाही शब्द, तो ये डोनाल्ड किंगसले ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 82। निम्न में से किस कथन पर यानी निम्न कथन पर विचार कीजिए। जैसे कोयल को बेलेज से उठाने का एक अच्छा तरीका है, वैसे ही प्रशासनिक गतिविधियों को, देखिए जैसे कोयले को
बेलेज से उठाने का एक अच्छा तरीका है, वैसे ही प्रशासनिक गतिविधि को संगठित करने या संचालित करने का एक अच्छा तरीका निम्नलिखित में से किसका है? किसके, ये किसका कथन है? 82 82 में हो जाएगा एक, टेलर का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत औपचारिक संगठन व एवं सहभागिता पर से केंद्रित है? तो ये हो जाएगा 83, और 83 में हो जाएगा एक, तो ये हो जाएगा मानव संबंधी सिद्धांत। 83 में एक हो जाएगा, 83 हो गया ना। हाँ, अब देखेंगे 84 84वां क्वेश्चन। देखिए अब देखेंगे 84वां 84। मेरी पार्कर फोलेट के अनुसार प्रभावी समन्वय के सिद्धांत हैं। तो जो प्रभावी समन्वय का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? 84 में देख लेते हैं। 84 में ये हो जाएगा चौथा, साझा विचार विनिमय। साझा विचार विनिमय, जो प्रभावी समन्वय है वो साझा विचार विनिमय। प्रश्न नंबर है 85, व्यवस्था उपागम के अंतर्गत क्रिया हेतु योजक प्रतिक्रिया में सम्मिलित नहीं है। संप्रेषण, संतुलन, प्रत्योजन, निर्णय और निर्माण। तो 85 आपको साफ दिख रहा होगा, इसमें निर्णय निर्माण का कोई मतलब नहीं है। मानव संबंधी सिद्धांत मानवता है कि मनुष्य है? मानव संबंधी सिद्धांत में सजातीय, विषमजातीय, आणविक, आर्थिक मनुष्य। तो 86 में हो जाएगा विषमजातीय। देखिए आर्थिक मनुष्य नहीं माना गया है, उसमें माना गया उन 3 सिद्धांतों में, तो विषमजातीय ठीक है, मनुष्य है विषमजातीय मानव संबंधी सिद्धांत में। तो ये भी आपको मोस्ट लगा लेना है 86 में, है ना। तो अगला प्रश्न है, कार्य विभाजन संगठन का आधार है। कार्य विभाजन संगठन का आधार है, वस्तुतः यह संगठन का कारण है। यह कथन किसका है? 87 है, और 87 में हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लूथर गुलिक। क्या हो जाएगा? लूथर गुलिक हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है 88, यानी तटस्थ नौकरशाही केवल धर्मनिरपेक्ष राजनीति संस्कृति में ही मिल सकती है। यह कथन किसका है? काफी अच्छा प्रश्न है। यानी तटस्थ नौकरशाही केवल धार्मिक राजनीति, धर्मनिरपेक्ष राजनीति संस्कृति में मिल सकती है। ये कथन है G.A. आमंड का। किसका है? G.A. आमंड का है ये। अगला क्वेश्चन देखिए 89 देखते हैं, नौकरशाही शक्ति पर वेबर के अनुसार सर्वोत्तम नियंत्रण है। तो ये हो जाएगा शक्तिशाली संसद। क्या हो जाएगा उत्तर? शक्तिशाली संसद का। अब देखेंगे 90 में, नौकरशाही का व्रत है। नौकरशाही का व्रत है जिससे कोई नहीं बच सकता। नौकरशाही वह व्रत है जिससे कोई नहीं बच सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, नौकरशाही वह व्रत है जिससे कोई नहीं बच सकता। सब इसके घेरे में आएंगे। तो 90 में हो जाएगा 2, कार्ल मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्ल मार्क्स हो जाएगा इसका ठीक उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, नौकरशाही वह शब्द है जिसका प्रयोग सरकार की व्यवस्था में पूर्णतया अधिकारियों के द्वारा नियंत्रण के रूप में किया जाता है, जिसके कारण सामान्य नागरिकों की स्वतंत्रता संकट में पड़ जाती है। ये कथन किसका है? तो ये भी काफ़ी अच्छा कथन है, और ये प्रश्न हो जाएगा 91 में। तो ये हो जाएगा H.J. लास्की। अनौपचारिक संगठन में प्रभाव का आधार है। जो अनौपचारिक संगठन है इसमें प्रभाव का आधार है, और वो है उच्च लोगों के साथ घनिष्ठता। 93वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठनीय विकास का मिशन नहीं है? विकास का जो मिशन नहीं है 93, तो ये हो जाएगा 2, मानवीय भावनाओं की अनदेखी। मानवीय भावनाओं की अनदेखी इसका नहीं हो सकता। देखिए निम्न में से कौन लिंकिंग पिन अवधारणा का प्रमुख प्रवर्तक है? तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। लिंकिंग पिन अवधारणा का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? 94, और 94 में हो जाएगा लिंकर्ट। देखिए लिंकिंग पिन, लिंकिंग लिंकर्ट ठीक है। अब देखेंगे 95, निम्न उपागम में कौन सा एक व्यवस्था और उनके परिवेश के बीच संबंध के अध्ययन से संबंधित है? देखिए उपागम में से कौन सा एक व्यवस्था और उनके परिवेश के बीच संबंध है? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है 95। 95 में 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पारिस्थितिकी ठीक है। अगला है देखिए, लोक प्रशासन में नियंत्रण का विस्तार निम्न में से संबंधित है।
लोक प्रशासन में नियंत्रण का विस्तार संबंधित है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर, एच. फ्यूल। और 96 में एक बार आंसर हो जाएगा V.A. ग्रेकुनिस, तो सी आंसर हो जाएगा V.A. ग्रेकुनिस है इसका उत्तर। अगला है 97, निम्न में से कौन अधिकार के सिद्धांतों में स्वीकृति को एक तत्व के रूप में, पक्ष के रूप में प्रस्तुत कर, पक्ष में तर्क प्रस्तुत करता है, तो आंसर हो जाएगा 97। और 97 हो जाएगा 2, चेस्टर बर्नार्ड। कौन हो जाएगा? बर्नार्ड, दूसरे वाला उत्तर है इसका। तो देखिए प्रश्न नंबर 98, निम्न में से किस एक को टेलर की मानसिक क्रांति की अंतर्निहित चिंता माना जाता है? तो किसको माना जाता है अंतर्निहित चिंता? मानसिक क्रांति की, जो टेलर का जो मानसिक क्रांति सिद्धांत था, क्रांति की अंतर्निहित चिंता माना जाता है। 98 की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो हो जाएगा उत्पादकता। निश्चित रूप से वो उत्पादकता पर ही बल देता था। निम्न में से किसने नौकरशाही का वर्गीकरण अभिभावक, जातीय, संरक्षक और योग्यता के रूप में किया है? और वो किया था F.M. मार्क्स। ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ आपको। मार्क्स ने 4 बताई थी और वेबर ने नौकरशाही का सिद्धांत दिया था। 99 आप बिल्कुल गलती कर सकते हैं वहाँ जा करके, आप मैक्स वेबर करके आएंगे, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। तो अभिभावक, जातीय, संरक्षक और योग्यता के आधार पर वो की थी मार्क्स ने, ठीक है। जबकि नौकरशाही का जनक कौन है लोक प्रशासन के अनुसार? मैक्स वेबर। निम्न में से किसने कर्मचारियों की बेहतर प्रभाव उत्पादकता हेतु टी समूह प्रशिक्षण का सुझाव प्रस्तुत किया था? तो ये 100 क्वेश्चन भी ठीक है। 100 में हो जाएगा 3, आर ग्रेस ने। किसने थी? आर ग्रेस। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, संगठन को विभिन्न विचारधाराओं में व्यवहारवादी उपागम का श्रेष्ठ प्रतिपादक कौन है? संगठन को विभिन्न विचारकों में व्यवहारवादी उपागम का श्रेष्ठ प्रतिपादक कौन है? तो ये भी काफ़ी अच्छा है, व्यवहारवादी उपागम का श्रेष्ठ प्रतिपादक। तो 101 है, और 101 में हो जाएगा 3, हर्बर्ट और साइमन। कौन हो जाएगा? हर्बर्ट और साइमन दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पद सोपान का श्रेष्ठ ज्ञात उदाहरण निम्न की संरचना है? तो ये भी देख लेते हैं। 102 में हो जाएगा 4, सेना। पद सोपान का श्रेष्ठ ज्ञात उदाहरण निम्न में से किस संरचना का है? तो पद सोपान सिद्धांत सेना से लिया गया, आया था पहले भी प्रश्न। 103, प्रत्यायोजन का अर्थ किसी निष्पादक या संगठन की किसी इकाई द्वारा दूसरे को सत्ता प्रदान करना। प्रत्यायोजन की उक्त परिभाषा किसने दी है? तो 3 में हो जाएगा टेरी। कौन हो जाएगा? टेरी। अब ये बहुत अच्छा प्रश्न फिर से आया है, हाथोर्न प्रयोग का संबंध है शास्त्रीय विचारधारा से, वैज्ञानिक प्रबंध से, मानव संबंधी विचारधारा से। तो ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है ना 104वां, इसका हो जाएगा थर्ड। 104 का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद सोपान स्केलर सिद्धांत का सार है। पद सोपान सिद्धांत का सार है, तो देखिए पद सोपान का सिद्धांत जो सार है वो किसका है? 105 में देख लीजिए भाई एक बार, है ना। तो इसका हो जाएगा प्राधिकार का केंद्रीकरण। अगला देखिए, संगठन के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रबल विचारधारा है। संगठन के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रबल विचारधारा किसकी है? नौकरशाही विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा, व्यवस्था विचारधारा और शास्त्रीय विचारधारा। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, 106 में बता चुका हूँ। तो ये हो जाएगा 1, नौकरशाही विचारधारा। संगठन के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रबल विचारधारा किसकी रही है? वो रही है नौकरशाही विचारधारा। क्लियर है 106 में? हाँ। अगला क्वेश्चन, हाथोर्न प्रयोग किए गए थे, जो ये है हाथार्न प्रयोग किए गए थे जनरल स्टोर कंपनी में, सुजुकी इंटरनेशनल में, वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में, तो होंडा मोटर कंपनी में। तो देखिए इसके बारे में बता चुका हूँ, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक्स कंपनी, है ना, इसका प्रयोग इसमें किया गया था। तो 107 में हो जाएगा भैया 3। क्लियर। हेनरी फियोल ने संगठन के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो हेनरी फियोल ने 14 सिद्धांत बताए थे, तो मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। लगे हाथ बात कर लेते हैं हेनरी फियोल के साथ में और भी कई लोग हैं। जो उर्विक ने कितने बताए हैं?
उर्विक ने बताए हैं 10, और एक और व्यक्ति है जिसने बताए थे 29। वो कौन है? वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। देखिए प्रश्न नंबर 109 देख लेते हैं। डॉक्टर लेनोर्ड डी वाइट ने आदेश की एकता का उल्लंघन की उनकी कमियों का उल्लेख किया, निम्न में से उनमें से कौन सी नहीं है? 109 है, हो जाएगा चौथा आंसर, लक्ष्य की असिद्धता। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, थोड़ा मैं छोटा करता हूं उसको। हॉथॉर्न प्रयोग के सही निष्कर्ष को पहचानिए। जो सही निष्कर्ष है उसे पहचानिए, इसका कूट दिया गया है। तो कूट में क्या दे रखा है? 110वां क्वेश्चन है, आप इसे एक बार देख लीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका 2 और 4, 2 और 4, तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। तो 2 में क्या है? कर्मचारी रेट बस्टर और स्पीड किंग्स कहलवाना नहीं चाहते, एक चीज। चौथा, अनिच्छुक व्यवहार नियंत्रण से असंबंध है। ओके, बात करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर है 111, यानी लाइन और स्टाफ अधिकारी दो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और सद्भाव नहीं रखते, संप्रेषण की यह बाधा घटाई जा सकती है। तो ये किस तरह घटाई जा सकती है? 111, तो वो घटाई जा सकती है स्टाफ अभिकरणों में केवल लाइन अधिकारियों को लगाकर। किसको लगा करके? लाइन अधिकारियों को लगाकर। एक बार प्रश्न को फिर से देखो। लाइन और स्टाफ अधिकारी दो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और सद्भाव नहीं रखते, संप्रेषण की यह बाधा हटाई जा सकती है स्टाफ अभिकरणों में केवल लाइन अधिकारियों को लगाकर। तो स्टाफ अधिकारी उनको हटा दें, लाइन वालों को लगा लें, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, एक अफसर के अधीन काम करने वालों की संख्या सीमित होनी चाहिए, इस कथन का अभिप्राय किस सिद्धांत से है? तो ये काफी अच्छा प्रश्न है 12वां, और इसका मतलब है नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र। ठीक है, नियंत्रण का जो विस्तार क्षेत्र है वो है जन समूह परिकल्पना के अनुसार मानव समूह असंगठित व्यक्तियों की भीड़ है। यानी जन समूह यानी प्रकल्पना के अनुसार मानव समूह असंगठित व्यक्ति की भीड़ है, तब यानी तभी माना जाता है जब वह निम्न अनुसार हो। 113 में है, तो ये हो जाएगा डेविड रिकार्डो। क्या है? रिकार्डो। चेस्टर बर्नोड का कथन है कि सत्ता मात्र एक कल्पना है, किसी कार्य के लिए आदेश तभी माना जाता है जब वह निम्न अनुसार हो। तो किस प्रकार की सत्ता की बात कर रहा है वो? तो वो कर रहा है उदासीनता का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, मानव और संगठन के संयोजन का विचार किसने प्रतिपादित किया था? मानव और संगठन के संयोजन का विचार किसने प्रतिपादित किया था? और ये हो जाएगा 115 में 4, वारेन वेनिस ने। नौकरशाही तर्क के तथ्य पर आधारित है, ये कथन है। नौकरशाही तर्क के तथ्य पर आधारित है, ये कथन किसका है? 16। यह है मैक्स वेबर का। करिश्माई सत्ता व्यवस्था में आदेश पाने वाला इसलिए उस पर अमल करता है कि आदेश देने वाले में निम्न विशेषताएं। क्या विशेषताएं? जादुई शक्ति, देवी शक्ति, विलक्षण विद्वता, एक दुर्लभ दिव्य दृष्टि। तो 117 में हो जाएगा एक विलक्षण बुद्धिमत्ता। ठीक है भाई, उससे ऊपर होगा, बड़ा होगा, बुद्धिमान होगा वो। सत्ता का निकटतम संबंध किससे है? सत्ता का जो निकटतम जो संबंध है वो किससे है? तो वो होगा नियंत्रण एवं निगरानी से। सत्ता का निकटतम संबंध किससे है? नियंत्रण एवं निगरानी से। 119, जब उच्च स्तर का अधिकारी नीचे के स्तर के अधिकारियों को निर्णय लेने का अधिकार देता है उसे कहते हैं। तो 19, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रत्यायोजन। जब उच्च स्तर का अधिकारी नीचे के स्तर के अधिकारी को निर्णय लेने का अधिकार देता है तो उसे कहते हैं
प्रत्यायोजन, मतलब जैसे कोई बड़ा अधिकारी वो जा रहा है और अपने स्थान पर किसी को बिठा रहा है, वो प्रत्यायोजन है। क्लियर है? जैसे असिस्टेंट प्रिंसिपल बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाना, या हाँ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल जैसे कहते हैं। 120 नौकरशाही, नौकरशाही में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कार्य के परिणाम प्रतिलोम अनुपात में होता है, ये विचार किसने या किस व्यक्ति का वक्तव्य है? 120 में हो जाएगा भाई, ये है पार्किंस का। किसका है? पार्किंस का। देखिए प्रक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 21 जो प्रक्रिया सिद्धांत है वो किया था मूने व रेले ने। प्रक्रिया जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था? मूने व रेले ने। संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत में सत्ता का मुख्य स्रोत क्या है? सत्ता का मुख्य स्रोत क्या है? और वो हो जाएगा सभी, सहायक, नियंत्रण और सूत्र सभी होते हैं इसमें। 123 निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानवीय संबंध उपागम के निकटतम है? तो कौन सा कथन है जो निकटतम माना जाता है? और वो माना जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्लियर? बात करते हैं 124। 124वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लाइन संस्था नहीं है? तो कौन सा सूत्र है जो लाइन संस्था नहीं है? वो है 4 संघ लोक सेवा आयोग। क्लियर? बेवर की नौकरशाही का एक यानी अनिविपरीत परिणाम प्रशिक्षित है, अभिक्षमता है, एक ऐसी अवस्था है जो योग्यता की ही अनुपयुक्तता या अंध बिंदु की तरह काम करती है। ये विचार किसका है? तो ये है रॉबर्ट ए मर्टन का। यानी देखिए पुनर्वनरेशन किसका लक्षण है? ये किसका लक्षण है? और ये हो जाएगा साइबरनेटिक्स का। अगला है देखिए हाथोर्न में हार्वर्ड के जिन विशेषज्ञों की टीम ने मानवीय संबंधों के बारे में अध्ययन किया उसका लीडर कौन था? 127 इसका हो जाएगा एल्टन मियो। क्या हो जाएगा? एल्टन। देखो हाथोर्न का संबंध आया तो एल्टन मियो से हो जाएगा। सूत्र और मंत्रणा की अवधारणा किस संगठन से ली गई है? सूत्र और मंत्रणा की अवधारणा किस संगठन से ली गई है? तो 128 में हो जाएगा मिलिट्री प्रशासन से। किससे? मिलिट्री प्रशासन से। गैंग प्लैंक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसको और लिख लें कहीं आप, है ना। 129 जो गैंग प्लैंक है ये क्या है? ये फ्यूल का सिद्धांत है। गैंग प्लैंक फ्यूल का सिद्धांत है। इसका मतलब क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोहरा नेतृत्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये भी ठीक प्रश्न है, इसे भी लिख लेना। दोहरा नेतृत्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 मिलेट ने। एक नौकरशाही संगठन में सत्ता का स्रोत क्या है? एक नौकरशाही संगठन में सत्ता का स्रोत क्या है? तो 31 में क्या हो जाएगा? एक पद। अगला क्वेश्चन है 32वां में दे रखा है दी प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट नाम की पुस्तक में किस लेखक ने लक्ष्य द्वारा प्रबंध का विचार रखा था? तो 32 में हो जाएगा 2 पीटर ड्रेकर ने। पीटर ड्रेकर। अगला क्वेश्चन है 33वां निम्न में से कौन शास्त्रीय विचारधारा के मानने वाले नहीं हैं? जो शास्त्रीय विचारधारा को नहीं मानता है तो टेलर तो मानता ही है। टेलर मानता है क्या? बर्नौड, फियोल और गुलिक। तो आप लोगों को पता होगा कि गुलिक, फियोल शास्त्रीय विचारधारा, तो टेलर तो वैज्ञानिक प्रबंध को मानने वाला है। तो एक बार 33 में क्या हो जाएगा? 2 तो बर्नौड हो जाएगा। शास्त्रीय विचारधारा को मानने वाला नहीं है तो वह है बर्नौड। बर्नौड से इसका संबंध नहीं है, टेलर फिर भी मानता है शास्त्रीय विचारधारा को। अगला है शास्त्रीय सिद्धांत संगठन को मानता है। जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो संगठन को मानता है। एक खुली व्यवस्था, एक बंद व्यवस्था, एक अस्तित्वहीन व्यवस्था, एक सर्वव्यापी व्यवस्था। तो 34 में क्या हो जाएगा? 34 में हो जाएगा 2। 34 में 2 एक बंद व्यवस्था। निश्चित रूप से सभी ये मानव संबंधी सिद्धांत को छोड़ करके सभी बंद व्यवस्था वाले सिद्धांत हैं, परंपरागत सिद्धांत मानते हैं। प्रशासनिक व्यक्ति मॉडल निम्न में से किसकी वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करता है? प्रशासनिक व्यक्ति मॉडल जो है वो किसकी वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत करता है? तो 35 में हो जाएगा 1 निर्णय लेने संबंधी व्यवहार की। 36 में देखिए
मानवीय संबंध उपागम सिद्धांत अस्वीकार करता है। मानवीय संबंध उपागम किसको अस्वीकार करता है? तो 36 में हो जाएगा औपचारिक संस्था यानी संस्थाकरण को। औपचारिक संस्थाकरण को क्या है ये? नकारता है। अब देखते हैं प्रशासन के आंतरिक तथा बाह्य लक्षण। प्रशासन के आंतरिक तथा बाह्य लक्षण एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं और एक दूसरे के लिए सहायक हैं, तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैक्स वेबर के अनुसार सारी सत्ता, मैक्स वेबर के अनुसार सारी सत्ता कानूनी है, गैर कानूनी है, अनावश्यक है, दिखावटी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 38 में? तो ये हो जाएगा कानूनी सत्ता। ठीक है, वो कानूनी सत्ता को मानता है। नौकरशाही के आधुनिक समाजशास्त्रीय अध्ययन के प्रेरणता कौन है? नौकरशाही के आधुनिक समाजशास्त्रीय अध्ययन के प्रेरणता कौन है? तो ये अच्छा प्रश्न है 39वां। तो 39 में हो जाएगा 4 मैक्स वेबर। अभी हमने इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, तो बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर है 40 140 नौकरशाही की परिभाषा एक ऐसी संस्था से है कि ऐसी संस्था से की गई है जिसमें कार्य करने वाले स्थायी, अच्छा वेतन प्राप्त करने वाले तथा जानकार होते हैं। ये परिभाषा किसकी है? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है 40वां। तो 140 में हो जाएगा, ये हो जाएगा हरमैन फाइनर की। नौकरशाही शब्द किस देश में पहली बार प्रयोग किया गया था? तो 41 में हो जाएगा फ्रांस में। ये फ्रेंच भाषा का शब्द था ब्यूरोक्रेसी। सूत्र गतिविधियां वह हैं 42 में हो जाएगा 42 में जिनका संबंध संगठन के उद्देश्यों को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43वां 43 जब उच्च अधिकारी एक अधीनस्थ के बीच अधिकारों का प्रत्यायोजन आपसी समझ एवं बूझकर के आधार पर होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे 43 में अनौपचारिक प्रत्यायोजन। ठीक है, अनौपचारिक प्रत्यायोजन, औपचारिक नहीं कहेंगे, अनौपचारिक। अगला क्वेश्चन है 44वां पद सोपान में निहित दोष को दूर करने के लिए पुल व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? जो पद सोपान में निहित दोषों को दूर करने के लिए पुल व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? 4 तो ये दिया था हेनरी फ्योल ने। पुल फ्योल ऐसे ध्यान रख लेना। निम्न में से किसने आदेश की एकता के सिद्धांत की आलोचना की है? जो आदेश की एकता की आलोचना ये मैं पहले ही बता चुका हूं 145 है, और इसका हो जाएगा FW टेलर ने। 46वें में सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसका पालन करवाने की शक्ति है, ये परिभाषा किसकी है? देखिए ये प्रश्न भी रिपीट हुआ थोड़ा है ना, क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। तो प्रश्न नंबर 46 है और इसमें हो जाएगा हेनरी फ्योल। ए है 1 नंबर वाला। लोक प्रशासन में नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र से तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य है और ये हो जाएगा उन अधीनस्थ कर्मचारियों से है जिन पर एक अधिकारी कारगर ढंग से नियंत्रण रख सकता है। क्लियर। और 48वां क्वेश्चन है स्टाफ कार्यपालिका के व्यक्तित्व का ही विस्तार है। इसका अर्थ अधिक आंखें, अधिक कान और अधिक हाथ जो किसी योजना को बनाने तथा क्रियान्वयन करने या उसमें सहायता दे सके, ये कथन है। ये बहुत अच्छा लाइन है, ध्यान रखना, इसको लिख लेना कहीं लिख सके तो। 48वां तो यह मूने का कथन। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 149 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। आर्थिक मनुष्य, निर्णय वृक्ष, लिंक पिन अवधारणा और अनुरूपण, तो ये किस किस की हैं, ये कैसे दी गई थी, इनके बारे में। तो इसे देख लेते हैं। पहले का है आर्थिक मनुष्य, तीसरा देखिए ये वाला सर्वश्रेष्ठ निर्णय है। आर्थिक मनुष्य पहले का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पहले का 3, तो पहले में 3 हो जाएगा, ए में 3 है ना सर्वश्रेष्ठ निर्णय, और बी में हो जाएगा 4, बी में हो जाएगा 4। तो निर्णय वृक्ष क्या है? वैकल्पिक हल देखने की एक रेखा चित्र पद्धति है। वृक्ष यानी निर्णय वृक्ष क्या है? वैकल्पिक हल देखने की एक रेखा चित्र पद्धति है।
और सी में हो जाएगा 2। तो लिंकिंग पिन अवधारणा ये अधीनस्थ उच्च अधिकारियों का निर्णय इकाई का सदस्य बन जाता है। और अनुरूपण चौथे में हो जाएगा ए। तो अनुरूपण है एक जटिल समस्या के लिए प्रयोग एवं त्रुटि उपागम। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो देखिए साथियों, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सभी इसमें समाहित किए गए थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लोक प्रशासन से संबंधित समस्त सिलेबस को आपके सामने रखा जाएगा और आप कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप अपनी, तो इन प्रश्नों को जरूर देखें, क्योंकि ये यूनिट नंबर 2 संपूर्ण यूनिट, इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। 4 से 5 प्रश्न यूनिट नंबर 2 में से आएंगे और यूनिट नंबर 1 भी हमने इस तरह ही आपको समझाया था। तो साथियों आज के लिए इतना ही। मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से यूनिट नंबर 3 से हम शुरू करेंगे अगला वीडियो। थैंक्स।